कल्पना कीजिए हम्म। किसी एक क्षेत्र की पूरी अर्थव्यवस्था की चाबियां सिर्फ एक ही समूह के पास हों। हम्म। और सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, वहां की सेना और पुलिस में भी उसी विशिष्ट समूह का पूरा दबदबा हो। बिल्कुल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सब तब हो रहा हो जब पूरी आबादी में उस समूह की हिस्सेदारी 15% से भी कम हो। हाँ, ये सुनने में काफी विरोधाभासी लगता है ना? जब हम इतिहास के पन्नों में पंजाब के नक्शे और वहां के सिख समुदाय के सफर को देखते हैं ना, है। तो बिल्कुल यही तस्वीर उभर कर सामने आती है। सही बात है। हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य केंद्र यही ऐतिहासिक विरोधाभास है। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जनसंख्या के प्रमाणिक आंकड़े हैं और ब्रिटिश काल से लेकर 1966 तक के राजनैतिक घटनाक्रमों का पूरा एक पुलिंदा है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक समुदाय ने अपना अस्तित्व, अपनी पहचान और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इतिहास के सबसे बड़े जनसांख्यिकीय तूफानों का सामना किया। और ये समझना बहुत जरूरी भी है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ कागज पर खींची गई लकीरों की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि जब ताकत और जनसंख्या के आंकड़े आपस में टकराते हैं ना, तो भूगोल कैसे बदल जाता है। बिल्कुल। मैं कहूंगा कि इस पूरी चर्चा की शुरुआत हमें 1849 से ठीक पहले के दौर से करनी चाहिए, जब पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह का दौर। हाँ, महाराजा रंजीत सिंह का दौर था और सत्ता पूरी तरह से सिख समुदाय के हाथ में थी। लेकिन अगर हम ब्रिटिश राज के दौरान के जनसंख्या के आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बहुत ही गहरा विरोधाभास दिखता है। वो कैसे? देखिए, सीधे ब्रिटिश प्रशासन वाले पंजाब में सिखों की आबादी मात्र 13.2% थी। बस 13%? हाँ, और वहां हिंदुओं की आबादी 29% और मुसलमानों की आबादी 57.1% थी। 57%? मतलब आधी से ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी, लेकिन सत्ता और प्रभाव का पल्ला किसी और तरफ झुका हुआ था। बिल्कुल। और अगर उन रियासतों को, मतलब जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, उनको भी इन आंकड़ों में मिला लिया जाए ना, तो भी मूल ढांचा ज्यादा नहीं बदलता। रियासतों को मिलाकर सिख 14.9%, हिंदू 29.1% और मुस्लिम 53.2% थे। अच्छा। मतलब एक समुदाय जो बहुसंख्यक नहीं था, उसका समाज के हर अहम हिस्से पर नियंत्रण था। ऐतिहासिक दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पुलिस और सेना में उनका प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात से कई अधिक था। इसके साथ ही जमीन के मालिकाना हक में, मतलब जमींदारी व्यवस्था में उनका भारी वर्चस्व था। ये तो कुछ वैसी स्थिति लगती है जैसे किसी कॉर्पोरेट कंपनी में किसी एक समूह के पास सबसे कम शेयर हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन कंपनी के सारे अहम फैसले लेने वाले जो पद है ना, जैसे सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन पर उन्हीं का कब्जा हो। मतलब शेयर कम है लेकिन फैसले वहीं से हो रहे हैं। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने, क्योंकि जमीन से अर्थव्यवस्था का नियंत्रण आता है और सेना से प्रशासनिक ताकत मिलती है। सही बात है। तो महाराजा रंजीत सिंह के समय से जो जमीरी हकीकत तैयार हुई थी, वो अंग्रेजों के आने के बाद भी अचानक से खत्म नहीं हुई। 15% से भी कम आबादी वाला यह समुदाय एक तरह से पूरे पंजाब की राजनीतिक और आर्थिक धुरी बना हुआ था। लेकिन सत्ता का ये संतुलन हमेशा तो स्थिर नहीं रह सकता था। बिल्कुल नहीं। जब राजनीति में धर्म को एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा ना, तो इस व्यवस्था में गहरी दरारें पड़ने लगी। हाँ, 1909 और 1919 के आसपास का जो समय था, अंग्रेजों की नीतियां इस संतुलन को बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही थी। दस्तावेजों में अलग निर्वाचन क्षेत्र या जिसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स कहते हैं, उसका बार बार जिक्र आता है। अंग्रेजों ने 1909 में मुसलमानों के लिए और 1919 में सिखों के लिए ये व्यवस्था लागू कर दी थी। देखिए, अलग निर्वाचन क्षेत्र का सीधा सा मतलब ये था कि एक विशिष्ट धर्म का उम्मीदवार केवल उसी धर्म के मतदाताओं के वोट से चुना जाएगा। इसका जो जमीनी असर था वो बहुत गहरा था। मतलब राजनीति में धार्मिक पहचान औपचारिक रूप से एक संस्था बन गई। हाँ। रुकिए, मैं चाहूंगी कि इस तंत्र को हम थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करें। कागज पर तो ये सिर्फ एक चुनाव प्रणाली लगती है, लेकिन जमीन पर इसने सामाजिक ताने बाने को कैसे तोड़ा? इसे एक गांव के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक गांव में हिंदू, मुस्लिम और सिख सदियों से एक साथ रह रहे हैं और उनके क्षेत्र का एक ही स्थानीय नेता है जो सड़क बनवाने या पानी की समस्या सुलझाने का काम करता है। उस नेता को चुनाव जीतने के लिए तीनों समुदायों के वोटों की जरूरत होती है। बिल्कुल, उसे सबका ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन अलग निर्वाचन क्षेत्र आने के बाद
अचानक से अगर वो नेता मुस्लिम सीट से लड़ रहा है तो उसे सिर्फ मुस्लिम वोटों की जरूरत है। अच्छा, तो रातों रात उस नेता के लिए सिख या हिंदू मोहल्ले की सड़क बनवाने का कोई राजनीतिक प्रोत्साहन या इंसेंटिव ही नहीं बचा? बिल्कुल नहीं बचा। चुनाव जीतने के लिए नेताओं को अब पूरे समाज की नहीं बल्कि सिर्फ अपने धर्म के लोगों की नुमाइंदगी करनी थी। ये तो सीधे तौर पर विभाजन को संस्थागत रूप देना हुआ। पर मैं ये सोच रही थी कि क्या दस्तावेजों से ऐसा कोई संकेत मिलता है कि अंग्रेजों द्वारा लाई गई ये नीति कोई सोची समझी रणनीति थी? रणनीति मतलब क्या उनका मकसद उसी राजनीतिक आग में घी डालना था जो आगे चलकर 1940 के द टू नेशन थ्योरी तक जा पहुंची? अगर हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को निष्पक्ष रूप से देखें तो कई इतिहासकार इसे ब्रिटिश साम्राज्य की फूट डालो और राज करो नीति का एक अहम हिस्सा मानते हैं। जबकि जो ब्रिटिश दस्तावेज हैं वो इसे अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के एक प्रशासनिक कदम के रूप में पेश करते हैं। अच्छा। लेकिन कारण जो भी रहा हो, इसका परिणाम एकदम स्पष्ट था। इन नीतियों ने विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास की खाई को बहुत चौड़ा कर दिया। जाहिर है, जब राजनीतिक सत्ता पाने की पूरी प्रणाली ही धर्म के आधार पर बंट जाए तो साझा हितों की जगह धार्मिक असुरक्षा ले लेती है, और यही असुरक्षा बढ़ते बढ़ते 1940 तक पहुंच गई, जब मुस्लिम लीग ने एक अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव रख दिया। इस प्रस्ताव ने तो सिख समुदाय की जड़ों को हिलाकर रख दिया। और ये लाजमी भी था। जिस समुदाय ने इतने लंबे समय तक उस क्षेत्र में शासन किया हो, वो अचानक से खुद को एक ऐसे अल्पसंख्यक के रूप में देखने लगा जिसके ऊपर एक धर्म आधारित बहुसंख्यक शासन थोपा जा सकता था। इसी वजह से सरदार सुंदर सिंह मजीठिया जैसे प्रमुख नेताओं ने उस समय बिना किसी झिझक के ये घोषणा कर दी कि सिख समुदाय किसी भी स्थिति में मुस्लिम बहुल शासन के अधीन रहना स्वीकार नहीं करेगा। 1942 से 1947 के बीच का समय इस समुदाय के लिए किसी दोराहे पर खड़े होने जैसा था। ये साफ हो चुका था कि ब्रिटिश भारत छोड़कर जाने वाले हैं। तो जब साम्राज्यवादी ताकत जा रही हो और दो नए देशों के निर्माण की बात चल रही हो, तो उस समय सिख नेतृत्व के पास वास्तव में क्या विकल्प बचे थे? मुख्य रूप से दो रणनीतिक रास्ते थे जिन पर विचार किया जा रहा था। पहला था संप्रभुता का रास्ता, मतलब एक स्वतंत्र और अलग सिख राज्य की मांग करना। अच्छा। जिसे कुछ दस्तावेजों में सिखिस्तान या खालिस्तान के शुरुआती विचार के रूप में भी देखा जाता है। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता था गठबंधन का, मतलब हिंदुओं के साथ मिलकर पंजाब के बंटवारे की मांग करना, ताकि पंजाब के जो गैर मुस्लिम इलाके हैं वे कम से कम एक धर्मनिरपेक्ष भारत का हिस्सा बन सकें, ताकि वो समुदाय मुस्लिम लीग के सीधे शासन से बच सके। बिल्कुल। इन दोनों रास्तों के बीच झूलते हुए ही 1946 के सबसे अहम चुनाव हुए। ये चुनाव उस समय की नब्ज बताते हैं। हाँ, 1946 के चुनाव आते आते पंजाब का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से ध्रुवीकृत हो चुका था। पुरानी यूनियनिस्ट पार्टी, जो अलग अलग धर्मों के जमींदारों का एक साझा मंच थी, वो पूरी तरह बिखर चुकी थी। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम सीटों पर लगभग एक तरफा जीत दर्ज की। वहीं दूसरी ओर सिख पंथिक पार्टियों ने अपने लिए आरक्षित 23 में से 21 सीटों पर भारी कब्जा जमाया। मतलब समाज अब पूरी तरह से धार्मिक खेमों में बंट चुका। बिल्कुल। और ठीक इसी समय कैबिनेट मिशन भारत में सत्ता हस्तांतरण के रास्ते तलाशने आया। सिख नेताओं ने एक अलग सिख राज्य की मांग को लेकर उनके साथ लंबी और गहन वार्ताएं की। लेकिन वो वार्ताएं तो पूरी तरह विफल रहीं। अंग्रेजों ने पंजाब को एक तीसरे राष्ट्र या थर्ड डोमिनियन के रूप में मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया था। हाँ, बिल्कुल। पर मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही है। क्या? शुरुआत में हमने देखा कि इस समुदाय के पास सबसे ज्यादा जमीन थी, सेना में उनका दबदबा था, मतलब उनके पास वास्तविक जमीनी ताकत थी। हाँ। कि ऐतिहासिक ताकत से ज्यादा महत्व जनगणना के कागजों का हो गया था। ये एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, सत्ता, जमीन और सेना पर कब्जा होना एक अलग बात है, लेकिन जब नए राष्ट्रों के निर्माण के लिए नक्शे पर रेखाएं खींची जा रही होती है ना, हाँ, तो आधुनिक राज्य व्यवस्था में फैसले जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स के आधार पर होते हैं। कैबिनेट मिशन का नजरिया बहुत ही गणितीय था। गणितीय मतलब नंबर्स के हिसाब से? हाँ, उनका तर्क था कि पूरे पंजाब में कोई भी ऐसा बड़ा और सघन भौगोलिक क्षेत्र नहीं था जहां सिख स्पष्ट रूप से बहुमत में हो। वे पूरे सूबे में फैले हुए थे। अच्छा, मतलब कोई एक जगह संकेंद्रित नहीं थे। बिल्कुल। यहां तक कि जो जिले ऐतिहासिक रूप से उनके गढ़ माने जाते थे, वहां भी वे मुस्लिम या हिंदू आबादी के मुकाबले संख्या में कम ही थे।
कैबिनेट मिशन अलग राष्ट्र बनाने के लिए जनसांख्यिकीय बहुमत का ठोस सबूत मांग रहा था। तो मतलब ऐतिहासिक ताकत और जमीनी प्रभाव के ऊपर जनगणना के ठंडे और कठोर आंकड़े हावी हो गए पूरी तरह से। और जब राजनीतिक कमरों में लिए गए ये फैसले इस जमीन पर उतरे तो परिणाम इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था। मार्च 1947 से ही हालात बेकाबू होने लगे थे। राजनीतिक विफलता ने एक ऐसी भयानक हिंसा को जन्म दिया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। लाहौर, अमृतसर और रावलपिंडी में भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। बहुत भयानक स्थिति थी। जब राज्य का पूरा तंत्र विफल हो जाता है ना, पुलिस और प्रशासन काम करना बंद कर देते हैं, तो एक ऐसी अराजकता फैलती है जिसमें आम इंसान पिस जाता है। 1947 का बंटवारा सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक रेखा नहीं थी, ये लाखों जिंदगियों का उजड़ना था। हमारे पास विस्थापन के जो आंकड़े हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सिर्फ कुछ ही महीनों के भीतर 60 लाख मुस्लिम पश्चिमी पंजाब छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। और दूसरी तरफ? हाँ, दूसरी ओर 55 लाख हिंदू और सिख अपना घर, अपनी जमीनें, अपना सब कुछ छोड़कर नवगठित भारतीय पूर्वी पंजाब में आ गए। और इन सबके बीच 8 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये कोई सामान्य जनसंख्या के बदलाव नहीं था, ये पूरी तरह से एक सभ्यता का उजड़ना और दोबारा बसना था। बिल्कुल। और इसी अराजकता के बीच ऐतिहासिक दस्तावेजों में एक और पहलू का जिक्र मिलता है जिसे कुछ एकेडमिक हलकों में सिख प्लान कहा गया है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल मुद्दा है। हाँ। दस्तावेज बताते हैं कि इस दौरान कथित तौर पर एक प्रयास हुआ जिसके तहत पूर्वी पंजाब से मुसलमानों को बाहर निकालकर और पश्चिम से आए सिख शरणार्थियों को वहीं बसाकर एक सघन सिख बहुल क्षेत्र बनाने की कोशिश की गई। तो मैं ये सोच रही थी कि 8 लाख मौतें और इतने बड़े पैमाने पर विस्थापन, क्या इतिहासकार इस तथाकथित सिख प्लान को किसी सोची समझी रणनीति के रूप में देखते हैं? मतलब वो सघनता हासिल करने के लिए जो कैबिनेट मिशन ने ठुकरा दी थी, या फिर ये राज्यतंत्र के पतन के बाद केवल अस्तित्व बचाने की एक बेतहाशा जद्दोजहद थी? देखिए, अगर हम ऐतिहासिक साक्ष्यों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करें तो दोनों ही तरह के तर्क सामने आते हैं। अच्छा। कुछ इतिहासकार उन साक्ष्यों की ओर इशारा करते हैं जो बताते हैं कि इसके पीछे एक रणनीतिक सोच थी ताकि भविष्य में कभी भी जनसांख्यिकीय के आधार पर उस समुदाय की राजनीतिक सत्ता को चुनौती न दी जा सके। एक तर्क ये है। लेकिन कई अन्य इतिहासकार उसी समय के रिकॉर्ड्स का हवाला देकर ये तर्क देते हैं कि ये कोई केंद्रीय स्तर पर संचालित मास्टर प्लान नहीं था। तो फिर क्या था? वो मानते हैं कि ये उस चरम हिंसा की प्रतिक्रिया थी जो पश्चिमी पंजाब से शुरू हुई थी। जब कानून और व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाती है तो लोग अपनी सुरक्षा के लिए अपनी बहुसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों की ओर भागते हैं और दूसरों को वहां से खदेड़ते हैं। समझ गए। लेकिन मंशा चाहे जो भी रही हो, रणनीति या विशुद्ध दहशत, इसका जमीनी और स्थायी परिणाम ये निकला कि पंजाब की जनसांख्यिकी हमेशा के लिए बदल गई। सदियों से चला रहा वो मिला जुला समाज पूरी तरह से खत्म हो गया। और इतना भारी विस्थापन सहने के बाद भी स्थिरता नहीं आई। 1947 के बाद भारतीय पूर्वी पंजाब बन तो गया, लेकिन जनसांख्यिकी की जो पहेली थी वो अभी भी पूरी तरह सुलझी नहीं थी। 1947 के बाद जो नया पूर्वी पंजाब भारत के हिस्से में आया, वहां भारी संख्या में सिख शरणार्थियों के आने के बावजूद समग्र रूप से हिंदू आबादी ही बहुसंख्यक थी। और यहीं से आजादी के बाद के नए संघर्ष की नींव पड़ी। 1947 के बंटवारे ने पंजाब को 2 हिस्सों में बांटकर मुस्लिम बहुल खतरे को तो खत्म कर दिया था, लेकिन सिख समुदाय की जो अपनी जनसांख्यिकीय असुरक्षा थी वो भारतीय राज्य के भीतर ज्यों की त्यों बनी रही। वे एक बार फिर एक बहुसंख्यक आबादी वाले राज्य में अल्पसंख्यक थे। और इसी वास्तविकता ने एक नए राजनीतिक आंदोलन को जन्म दिया, पंजाबी सूबा आंदोलन। बिल्कुल। 1947 से 1966 तक इस आंदोलन ने पंजाब की राजनीति को पूरी तरह से गरमाए रखा। इस आंदोलन की मुख्य मांग यही थी ना कि पंजाब का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए, मतलब एक पंजाबी भाषी राज्य का निर्माण हो। हाँ, लेकिन ये मांग इतनी आसान नहीं थी। इसका बहुत कड़ा विरोध हुआ था उस समय। विरोध किसने किया? अंबाला डिवीजन के जो हिंदी भाषी लोग थे, और यहाँ तक कि कई पंजाबी बोलने वाले हिंदुओं ने भी इस मांग का पुरजोर विरोध किया। उनका तर्क था कि भाषा के नाम पर जो सूबा मांगा जा रहा है वो दरअसल एक सांप्रदायिक मांग है जिसे भाषा के आवरण में छिपाया गया है। अच्छा, भाषा के पीछे धर्म? हाँ, पंजाब में भाषा और धर्म आपस में इस कदर उलझ गए कि कई पंजाबी हिंदुओं ने जनगणना में अपनी मातृभाषा हिंदी लिखवाई
ताकि वे इस संभावित विभाजन का विरोध कर सके। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि चूंकि आजाद भारत का संविधान धर्म के आधार पर राज्य बनाने की इजाजत नहीं देता था, तो भाषा एक तरह से ट्रोजन हॉर्स बन गई? मेरा मतलब है, एक धर्मनिरपेक्ष और संवैधानिक नियम का इस्तेमाल करके वही जनसांख्यिकीय सुरक्षा पाना जो 47 से पहले कैबिनेट मिशन के सामने अधूरी रह गई थी। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण पहले ही हो चुका था, इसलिए भाषा ये आधार एक स्वीकार्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। हाँ, वो संविधान के दायरे में था। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा संवैधानिक माध्यम बन गया जिसके जरिए वो जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक सघनता हासिल की जा सकती थी, जिसकी तलाश कई दशकों से चल रही थी। और लगभग 2 दशकों के कड़े राजनीतिक संघर्ष और कई आंदोलनों के बाद अंततः 1966 में केंद्र सरकार ने ये मांग मान ली और एक बार फिर पंजाब के नक्शे पर नई लकीरें खींची गईं। हाँ, 1966 में पुराने पूर्वी पंजाब को बांटकर 2 नए राज्य बनाए गए, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। और जो हिस्सा बचा वो आज का वर्तमान पंजाबी भाषी पंजाब बना। और इसी पुनर्गठन के साथ जनसांख्यिकीय में वो बड़ा बदलाव आया। 1966 के इस नए पंजाब में सिख समुदाय पहली बार एक स्पष्ट बहुसंख्यक बन गया। अगर हम इस पूरे ऐतिहासिक सफर को एक धागे में पिरोकर देखें ना, तो ये सत्ता, पहचान, भूगोल और अस्तित्व का एक बेहद जटिल और लंबा सफर रहा है। बिल्कुल रहा है। एक ऐसी यात्रा जो महाराजा रणजीत सिंह के समय की विशाल सैन्य और जमीनी सत्ता से शुरू हुई। एक ऐसी सत्ता जो सिर्फ 15% आबादी के पास थी। और फिर वहां से हम देखते हैं अंग्रेजों द्वारा लाई गई चुनावी नीतियां, जिन्होंने समाज को खांचों में बांट दिया। फिर 1947 की वो अकल्पनीय मानवीय त्रासदी, जिसमें लाखों लोगों ने अपना घर छोड़ा, 8 लाख जाने गईं और पूरा जनसांख्यिकीय ढांचा ढह गया। और अंततः 1966 में भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन। जो समुदाय कभी पूरे अविभाजित पंजाब में एक बहुत ही प्रभावशाली अल्पसंख्यक था, वो एक लंबी उथल-पुथल और भारी कीमत चुकाने के बाद 1966 में एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र के भीतर एक स्पष्ट बहुमत वाला समुदाय बन गया। इतिहास में खींची गई ये लकीरें सिर्फ धूल खा रहे दस्तावेजों के आंकड़े नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये वो जमीनी हकीकतें हैं जो आज भी उस पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान को तय करती हैं। सही कहा। एक समुदाय अपनी पहचान को बचाने के लिए किन हदों तक जा सकता है, और जब नीतियां जमीनी सच्चाई से मिल नहीं खाती तो कैसा टकराव पैदा होता है। पंजाब का इतिहास इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। और इसीलिए इतिहास के इस पूरे सफर को खंगालने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। जब 1966 में भाषाई पहचान के आधार पर अंततः सीमाएं तय कर दी गईं और एक नया राज्य बन गया, तो क्या वास्तव में उसके बाद सारे अंदरूनी टकराव हमेशा के लिए खत्म हो गए? या फिर जब भी पहचान, भाषा या धर्म के आधार पर कोई नई भौगोलिक सीमा खींची जाती है, तो क्या अनजाने में ही सही हम उन नई सीमाओं के भीतर नए अल्पसंख्यक पैदा कर देते हैं? इस विचार पर मनन कीजिएगा।